For select your own language subtitle, please follow the step. इस वीडियो में वीरे फिजिकल कैमरा के बेसिक कंट्रोल को देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले कैमरे को सिलेक्ट करते हैं, मॉडिफायर बटन को एक्टिव करते हैं। इसके अंदर यहाँ पर ये जो एरो है आप इस पर क्लिक कीजिए। इसके अंदर आपको 3 कैमरे मिलेंगे, स्टिल कैमरा, मूवी कैमरा और वीडियो कैमरा। अभी से हम स्टिल कैमरे पे ही रहने देते हैं। इसके नीचे एक ऑप्शन है सेंसर और लेंस का। लेंस के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन सेंसर के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे सेंसर का मतलब है ये वो सरफेस है जिस पर पिक्चर बनती है, या हम आम भाषा में से कैमरे का पर्दा भी कहते हैं। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब होता है कैमरे के नजर से जो हमें नजर आता है उस क्षेत्र को हम फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। यानी कि हमारा एनवायरनमेंट तो पूरे रूम का बना हुआ है, लेकिन कैमरा जिस क्षेत्र को देख रहा है उसको हम फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। जैसे कि अगर हम इस कैमरा व्यू में आए तो हमें सिर्फ इतना ही एरिया नजर आ रहा है, तो ये सारा हमारा फील्ड ऑफ व्यू है। उसके नीचे ये जो दिया हुआ है फिल्म गेट। फिल्म गेट का मतलब क्या होता है? फिल्म गेट का मतलब होता है जिस पर्दे पर हमारी फिल्म बन रही है उस पर्दे का साइज क्या होगा। यहाँ पे 35 mm दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि 35 mm का ऐसा हम समझ सकते हैं कि ये बेसिकली एक रेशियो होता है, 3:2। यहाँ पे रेशियो का मतलब अनुपात होता है। और अगर 3:2 जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है जो चौड़ाई होगी वो हमेशा 1.5 गुना होगी हाइट के। इसके नीचे फोकल लेंथ दिया है। फोकल लेंथ का सीधा सा मतलब आप ऐसे समझिए, जिस पर्दे पर फिल्म बनती है उस पर्दे से लेंस के सेंटर की दूरी कितनी होगी। यहाँ पर 21 mm लिखा है, इसका मतलब हुआ पर्दे से लेंस का सेंटर हमारा लगभग 21 mm की दूरी पर है। अब 21 mm है, इसे घटाकर हम 15 mm कर देते हैं। अब देख पा रहे हैं कि लेंस काफी एरिया को कवर कर रहा है। अगर हम इसको बढ़ाकर 150 कर दें तो आप देख पा रहे हैं कि कैमरा हमारे बहुत छोटे से एरिया को कवर कर रहा है, क्योंकि लेंस जो है इस समय पर्दे से लगभग 150 mm की दूरी पर है। तो इस प्रकार से ये फोकल लेंथ काम करता है। जूम फैक्टर। जूम फैक्टर का मतलब तो सिंपल सा आप जानते हैं, किसी भी चीज को जूम करना। अब हम इस एरिया को जूम करके देखते हैं। अभी यहाँ पे एक अमाउंट भरा हुआ है, इसको 5 कर देते हैं, तो इस प्रकार से ये जूम हो गया। इसके नीचे एपर्चर का ऑप्शन दिया है। एपर्चर का मतलब होता है कैमरे के अंदर जाने वाली रोशनी को कंट्रोल करना। इसे 3 माध्यम से हम कंट्रोल कर सकते हैं, आईएसओ, एफ नंबर और शटर स्पीड। इनको मैं डिटेल में अभी आपको बताता हूँ। आईएसओ का मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। इसे हम हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन। इसका मतलब होता है कि जो सरफेस होता है जिसपे हमारी पिक्चर बनती है, उस सरफेस पर बाहर से आने वाली रोशनी के लिए ये सरफेस कितना संवेदनशील होगा। उस संवेदनशीलता को नापते हैं हम आईएसओ से। इसका मतलब यह है कि बाहर से आने वाली रोशनी के प्रति अगर हमारा सरफेस ज्यादा सेंसिटिव है तो हमारी इमेज बर्न करेगी। अगर हम फाइनल रेंडर देखते हैं और उसमें हमें लगता है कि हमारी इमेज बर्न कर रही है, तो हम आईएसओ से उसे कंट्रोल करके अगले रेंडर में उसको ठीक कर सकते हैं। इसके बाद है एफ नंबर। एफ नंबर कैमरे के अंदर जाने वाली रोशनी को कंट्रोल करता है। हमारे पास 2 तरीके की सिचुएशन अक्सर होती हैं। एक, या तो बाहर ज्यादा रोशनी होती है, या अगर हम अंधेरे कमरे में शूट कर रहे हैं तो इसका मतलब वहां पे रोशनी कम है। तो हम एफ नंबर से अंदर जाने वाली रोशनी को घटा या बढ़ा सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। उसके बाद है शटर स्पीड। कैमरे का जो पर्दा होता है जिस पर पिक्चर बनती है उसके आगे एक गेट लगा होता है। वो गेट कितनी देर के लिए खुलेगा वो हम शटर स्पीड से डिसाइड करते हैं। अक्सर ये काम सेकंड के बहुत छोटे से हिस्से में होता है। मान लीजिए हम धूप में शूट कर रहे हैं तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि गेट ज्यादा देर तक खुले, क्योंकि ज्यादा देर तक अगर गेट खुलेगा तो रोशनी बहुत ज्यादा अंदर चली जाएगी, इससे हमारी इमेज खराब हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में शटर स्पीड को बढ़ा देते हैं ताकि बहुत कम समय के लिए खुले। और अगर हम अंधेरे कमरे में शूट कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि शटर थोड़ी ज्यादा देर तक खुले ताकि अच्छी तरीके से रोशनी अंदर चली जाए। तो हम ऐसी सिचुएशन में शटर स्पीड को कम कर देते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब आप शटर स्पीड को कम करते हैं तो जिस दौरान कैमरे का शटर खुला होगा उस दौरान कैमरा हिलना नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी इमेज ब्लर हो जाएगी।
शटर स्पीड के नीचे हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब होता है कि हमारी एक इमेज होती है, उसमें हमारा एक सब्जेक्ट होता है। यानी कि हम यदि हम इस इमेज को देखें और हम इस फूल को अपना सब्जेक्ट बना ले, तो हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर का फोकस सिर्फ इस पर रहना चाहिए। तो हम डेप्थ ऑफ फील्ड का यूज करेंगे। डेप्थ ऑफ फील्ड का यूज करने से क्या होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है, वो इमेज तो हमारी शार्प होती है, उसके आसपास की चीजें धुंधली होती हैं, या उससे पहले की जो चीजें होंगी वो धुंधली होंगी, और जो उसके बाद की जो चीजें होंगी वो धुंधली होंगी। तो हमारा सब्जेक्ट साफ दिखने की वजह से क्या होता है कि जो हमारे व्यूअर होते हैं उसका फोकस सिर्फ उसी सब्जेक्ट पे होता है जो हम उसको दिखाना चाहते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है मोशन ब्लर का। मोशन ब्लर को आप ये समझ लिए, मोशन से तो आप मतलब समझ रहे होंगे मूवमेंट, और ब्लर का मतलब कोई भी इमेज अगर ब्लर हो जाती है। तो कैमरे के दो पार्ट होते हैं, एक तो कैमरा है, एक उसका टारगेट। हमारे सीन में कोई मोशन है या कोई चीज है जो मूव कर रही है, अगर हम अपना टारगेट उस पर लॉक कर दें तो क्या होगा? तो हमारे कैमरे का टारगेट उस मूव करने वाली चीज के साथ साथ घूमेगा। तो हमें क्या लगेगा, जो हमारा सब्जेक्ट है वो तो उस कैमरे के हमेशा सेंटर में रहेगा, उसके आसपास की जो चीज होंगी उसमें मूवमेंट नजर आएगा। दूसरी सिचुएशन क्या होती है, यदि हमारे कैमरे का टारगेट मूव करने वाली चीज पर लॉक नहीं है, तो क्या होगा? हमारी सारी चीजें तो स्टिल नजर आएंगी, लेकिन कैमरे के आगे से गुजरने वाली वो चीज मूव करती हुई नजर आएगी। तो मोशन ब्लर का मतलब क्या हुआ, यदि आपने सब्जेक्ट पर अपने कैमरे का टारगेट लॉक किया हुआ है, तो कैमरा सब्जेक्ट के साथ मूव करेगा, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो तो हमें एकदम क्लियर नजर आएगा। जो उसके आसपास की चीजें वो पीछे की ओर मूव करती नजर आएंगी, तो वो क्लियर नजर नहीं होंगी। इसका अगर हम उल्टा कर दें कि हमारा कैमरे का टारगेट तो स्टिल है, तो हमारी सारी चीजें तो क्लियर नजर आएंगी, लेकिन उसके सामने से जो चीज गुजरेगी वो हमें क्लियर नजर नहीं आएगी, उसके अंदर एक मोशन ब्लर नजर आएगा। ये मोशन ब्लर मूवी के अंदर एकदम लाइफ डाल देता है, एकदम नेचुरल मूवमेंट लगता है। इसके नीचे कलर और एक्सपोजर का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि एक्सपोजर को समझाने के लिए हमें दो इमेजों को कंपेयर करना पड़ेगा। इसलिए हम इसको अगले वीडियो में देखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। जो नए बच्चे 3D मैक्स सीख रहे हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। याद रखो, आप देश की इकाई हो, यदि आप अपनी स्किल बढ़ाते हो तो देश एक कदम आगे बढ़ जाता है।